नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो दोस्तों, तो एक और शानदार क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज की इस क्लास में अगर आप जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमेशा की तरह अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस क्लास की बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो एक शानदार एनर्जी के साथ में हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की एक शानदार क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और हम हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे और शानदार शानदार क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका लुत्फ हम यहाँ से उठाएंगे। जितने भी कंसेप्ट आपको नए देखने को मिले उन्हें पेन और कॉपी में लिखते चलना, क्योंकि बच्चों ये प्रश्न एम्स, नॉर्सेट, एनक्लेक्स, एसजीपीजे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उनमें आजकल पूछे जा रहे हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? द चाइल्ड विद सीजर डिसऑर्डर इज बीइंग ट्रीटेड विद डायलेटिन। बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा है जिसको सीजर डिसऑर्डर है, इज बीइंग ट्रीटेड विद डायलेटिन। उसको एक दवाई चल रही है डायलेटिन, जिसे हम फेंटोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फेंटोइन। फेंटोइन एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग सीजर डिसऑर्डर में किया जाता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द पेरेंट्स मदर इंडिकेट टू द नर्स दैट द पेरेंट इज एक्सपीरियंस अ साइड इफेक्ट ऑफ डायलेटिन थेरापी। यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या बन रहा है? डायलेटिन थेरापी के साइड इफेक्ट क्या हैं? ये एक्सपीरियंस किसने किया है? पेशेंट ने किया है। तो यहाँ पर विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है? बाय द पेशेंट्स मदर इंडिकेट, पेशेंट्स की मदर के द्वारा कि नर्स को पेशेंट इज एक्सपीरियंस साइड इफेक्ट ऑफ डायलेटिन थेरापी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा साइड इफेक्ट है डायलेटिन थेरापी का? प्रश्न में ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों चलिए हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं और जवाब की ओर चलते हैं। सी इज वेरी इरिटेबल लेटली, वह इरिटेबल होता है। सी स्लीप क्यूट अ बिट ऑफ टाइम, वो बहुत कम सोता है और शांत अवस्था में। हर गम्स लुक टू बिग फॉर हर टीथ, उसके गम्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिग दिखाई दे रहे हैं उनकी दांतों की अपेक्षा। सी हैज गेन्ड अबाउट 10 पाउंड इन द लास्ट 6 मंथ, 6 मंथ में उसने 10 पाउंड्स वजन इंक्रीज कर लिया है या इतना उसका वजन बढ़ चुका है। तो इन चारों में से एक राइट आंसर रहेगा। जो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, डायलेटिन थेरापी जब मरीज को चल रही होती है उस दौरान बच्चे में क्या होता है, जब सीजर डिसऑर्डर के लिए हम फेंटोइन दवा का उपयोग कंटिन्यूस करते हैं उस थेरापी को बोलते हैं डायलेटिन थेरापी। इसका एक साइड इफेक्ट होता है बच्चों। साइड इफेक्ट क्या होगा उसको हम जानते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? ये ड्रग हाइपरप्लेसिया कराता है, हाइपरप्लेसिया ऑफ गम्स, मतलब गम्स की साइज का इंक्रीज होना, हाइपरप्लेसिया ऑफ गम्स। इसमें मरीज में क्या देखने को मिलेगा? गम्स का साइज टीथ की अपेक्षा बड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा। तो बच्चों जो आपका राइट आंसर जाएगा वो सी, ठीक है। जो राइट आंसर वो यहाँ पर रहने वाला है। इसका जो मेन डायलेटिन थेरापी का जो साइड इफेक्ट है जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन सा है? हर गम्स लुक टू बिग फॉर हर टीथ, बाकी के वजन से और सोने से और उसके क्यूटली से ये साइड इफेक्ट नहीं है डायलेटिन थेरापी के। बाकी राइट आंसर इज द सी। उसके जो गम्स हैं वो बड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इसका ड्रग का साइड इफेक्ट मरीज में देखने को मिलता है। चलिए, तो आज की एक शानदार क्लास का पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था बच्चों, और अगले और शानदार प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। इसको पढ़िए और कॉपी में अपना आंसर नोट करते चलना, ठीक है। और उसके बाद मिलान करना कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। ये नेगेटिव मार्किंग आप सुधारोगे तो परीक्षा में जब बैठोगे आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये चीज रहने वाली है। 5-year-old is admitted to the unit following a tonsillectomy। एक 5 साल का बच्चा है, 5-year-old, एडमिट हुआ है, एडमिटेड टू द यूनिट, वार्ड में भर्ती हुआ है। टोंसिलेक्टोमी, बच्चों टोंसिलेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स को रिमूव कब करते हैं?
जब आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन अत्यधिक हो गया, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन जब हो जाती है, क्रोनिक, वो भी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, आपके टॉन्सिल्स में क्रोनिक इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, तब उस दौरान डॉक्टर टॉन्सिलोटोमी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उन टॉन्सिल्स को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी। अब पूछा गया है जो सर्जरी यहाँ पर हुई है, टॉन्सिल्स को बाहर निकालकर फेंक दिया गया है, ठीक है, तो उसके दौरान इस सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो बच्चों 4 आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, उनमें से राइट आंसर की ओर हम चलते हैं। डिक्रीज एपिटाइट, टॉन्सिलेक्टोमी होने की वजह से मरीज को भूख कम लगती है। लो ग्रेड फीवर, मरीज में लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। चेस्ट कंजेशन, मरीज में चेस्ट कंजेशन होगा। कांस्टेंट स्वॉलोइंग एंड ब्लीडिंग, मरीज में कांस्टेंट स्वॉलोइंग और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो बच्चों जो राइट आंसर रहेगा आपका डी रहने वाला है, क्योंकि जब हम टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं तो मेनली ये क्या करता है, थ्रोट एरिया को कवर करता है। किसको कवर करता है, थ्रोट एरिया को कवर करता है, क्योंकि टॉन्सिल्स आपके थ्रोट एरिया में रहते हैं, वहीं पर बनते हैं। तो जैसे ही हम इन टॉन्सिल्स को निकालेंगे तो ये थ्रोट एरिया में क्या होता है, हमको जब यहाँ पर इस एरिया की सर्जरी हुई है तो स्वॉलिंग करने में दिक्कत आएगी हमें, और वहां पर ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। चेस्ट कंजेशन, लो ग्रेड फीवर, डिक्रीज एपेटाइट मरीज में देखने को मिलता है, पर जो राइट कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, मेन कॉम्प्लिकेशन कांस्टेंट स्वॉलोइंग एंड ब्लीडिंग। बाकी के आंसर इसके रादर देन ये वाला मेन कॉम्प्लिकेशन है जो टॉन्सिलेक्टोमी के साथ में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज द डी। चलिए, बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला और शानदार प्रश्न है आज की क्लास का। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरी इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तीनों कर दीजिए। 6 ईयर ओल्ड विथ सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक मरीज है 6 साल का और उसको है सेरेब्रल पाल्सी। तो बच्चों फंक्शन एट लेवल ऑफ एन 18 मंथ, बच्चा 6 साल का है पर उसको सेरेब्रल पाल्सी होने की वजह से बच्चा 18 मंथ का ओल्ड जैसे फंक्शन कर रहा है। उसके लक्षण कैसे हैं, 18 महीने जैसे बच्चा है, लेकिन 6 वास्तविक रूप से हम देखें तो बच्चा 6 साल का हो चुका है, लेकिन अभी उसमें 18 मंथ मतलब 1 साल 6 महीने जैसे गुण उस बच्चे में देखने को मिल रहे हैं। विच फाइंडिंग वुड सपोर्ट दैट असेसमेंट, ये वाला असेसमेंट हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे में 18 मंथ ओल्ड फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। चलिए बच्चों, तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं। सी ड्रेसेस हरसेल्फ, सी पुल अ टॉय बिहाइंड हर, सी कैन बिल्ड अ टावर ऑफ 8 ब्लॉक, सी कैन कॉपी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। इन चारों में से 18 मंथ पर ऐसा कौन सा काम वो करेगा। अब बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आया है सेरेब्रल पाल्सी, तो ये होता क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इज अ ब्रेन डिफेक्टिव, क्या होता है, ब्रेन डिफेक्टिव पोस्चर या डिसऑर्डर। हम बात करें इसमें होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों जब प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चे का, प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से या कोई डिसीज हो गई है, जैसे कि हम बात करें ब्रेन डिसीज हो गई है बच्चे में, इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, उसका पोस्चर इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, पोस्चर इम्बैलेंस रहेगा, और प्रॉपर्ली पोस्चर इम्बैलेंस के साथ में उसका डेवलपमेंट जो होना है बच्चे का एज के साथ में वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट जो एज के साथ में होना होता है वो क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो बच्चे में कुछ उम्र के पीछे चला जाता है। वो कैसे चला जाता है, कुछ उम्र के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन डिफेक्ट हो चुका है, प्रॉपर्ली वो नॉर्मल बच्चों की जैसा नहीं है, उसका पोस्चर भी इम्बैलेंस हो गया है, साथ में उसका जो डेवलपमेंट है आईक्यू लेवल है वो भी क्या है, कमजोर है। अब यहाँ पर वही प्रश्न पूछ रहा है। अब हम बात करें सी ड्रेस हरसेल्फ, तो बच्चों एक खुद लड़की है ये, तो हम बात करें यहाँ पर बच्ची है, सी ड्रेस हरसेल्फ, अपनी ड्रेस को खुद पहन सकती है। तो बच्चों अपनी ड्रेस को कोई भी पहन सकता है, वो 3 साल का बच्चा रहता है वो अपनी ड्रेस को पहन सकता है, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया है 18 मंथ ओल्ड का। सी पुल अ टॉय बिहाइंड हर, तो बच्चों जो 18 मंथ्स ओल्ड बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने टॉयज को पुल कर सकता है बिहाइंड
सी कैन बिल्ड अ टावर ऑफ 8 ब्लॉक। तो बच्चों जो 8 ब्लॉक टावर होता है वो भी 3 साल का बच्चा आराम से बना सकता है। परीक्षा में पूछा जाता है 8 ब्लॉक टावर कब बिल्ड कर सकता है बच्चा, तो 3 साल की उम्र में। सी कैन कॉपी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, वो कॉपी करना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में 4 ईयर पर सीखता है। तो देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या गया बच्चों, बी। राइट आंसर इज द बी। चलिए तो एक शानदार प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है, राइट आंसर क्या जाएगा, बी। देख लीजिए चारों का एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न और की चलते हैं बच्चों। इस कंसेप्ट को आप नोट करते चलना, और परीक्षा में इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहाँ से आपके लिए एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। बस जुड़े रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर। Which information obtained from mother of a child with cerebral palsy most likely correlate the diagnosis। बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया उसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मदर के द्वारा ऑब्टेंड की गई है, किसमें, बच्चे में, विथ सेरेब्रल पाल्सी, और वो पेशेंट किसका है, बच्चा क्या है, उसको सेरेब्रल पाल्सी स्थिति है, कोरिलेट द डायग्नोसिस, जो बच्चे को ये सेरेब्रल पाल्सी नामक डिसीज है, बीमारी है, उसको पहचानने में मदद करेगी। तो चलिए बच्चों, सी वॉज बोर्न एट वीक 42 गेस्टेशन। तो बच्चों जो बच्चे का जन्म हुआ है वो 42 वीक पर हुआ है, इसकी वजह से उसमें सेरेब्रल पाल्सी जैसे सिम्टम नजर आ रहे हैं। सी हैड मेनिंजाइटिस व्हेन सी वॉज 6 मंथ ओल्ड। बच्चों जो लड़की थी, सी हैड मेनिंजाइटिस, वो मेनिंजाइटिस ये क्या होता है, मेनिंजाइटिस के बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेल लेयर, नोट कर लेना इसको, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज लेयर, मेनिंजेज लेयर। तो बच्चों जो मेनिंजेज होती है वो क्या होती है, कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन, कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। सी वॉज बोर्न 6 मंथ, जब उसने जन्म लिया था वो 6 महीने की थी तब उसको मेनिंजाइटिस हुआ था। सी हैड फिजियोलॉजिक जॉइंटिस, और उसको फिजियोलॉजिक जॉइंटिस हो गया है आफ्टर डिलीवरी। तो बच्चों फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में भी जान लीजिए आप। फिजियोलॉजिक जॉइंटिस ये क्या होता है बच्चों, ये बच्चे में बिलिरुबिन लेवल का बढ़ना, बच्चे में बिलिरुबिन लेवल का बढ़ना, इसका कारण क्या होता है बच्चों, ये 2 to 4 डेज आफ्टर डिलीवरी बच्चे में देखने को मिलता है। 2 to 4 डेज आफ्टर लेटर, ठीक है, 2 to 4 डेज आफ्टर लेटर देखने को मिलता है, 2 से 4 दिन बाद बच्चे में देखने को मिलता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। बच्चे में क्या होता है बच्चों, शुरुआत में उसका लीवर इमेच्योर होता है, लीवर इमेच्योर होने की वजह से क्या होता है, उसका प्रॉपर बिलिरुबिन लेवल बॉडी में सिक्रीशन नहीं होता है, इसकी वजह से, क्योंकि अब हमारी बात करें यहाँ पर देखो, आरबीसी जैसे ही टूटेंगी तो बॉडी में इंक्रीज होगा बिलिरुबिन लेवल। जैसे ही शरीर में बच्चे का जो शरीर है शुरुआत में जल्दी जल्दी आरबीसी को तोड़ता है, इसकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन लेवल उसके इंक्रीज हो जाता है, और बॉडी में लीवर इमेच्योर होने की वजह से ये बिलिरुबिन लेवल है उसको प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं कर पाता है, उसका एब्जॉर्प्शन, इसकी वजह से आपकी बॉडी में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है और कंडीशन देखने को मिलती है आपकी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। अपीयर कब होता है, 2 to 4 डेज में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सी हैज फ्रिक्वेंट शोर थ्रोट, और उसको बार बार शोर थ्रोट हो रहा है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ब्रेन संबंधित यहाँ पर वर्ड आ गया है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कंडीशन बनती है सेरेब्रल पाल्सी। तो राइट आंसर इज द बी। चारों में से आपको देख लिया है आपने, बाकी की फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, शोर थ्रोट और 42 वीक गेस्टेशन कि जन्म लेने से सेरेब्रल पाल्सी नहीं होता है। तो राइट आंसर इज द बी, क्योंकि यहाँ पर ए मेनिंजाइटिस होने की वजह से उसके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेन डेवलपमेंट होने की वजह से उसमें सेरेब्रल पाल्सी जैसे सिम्टम नजर आएंगे और बीमारी पैदा हो जाएगी। चलिए अगला और शानदार प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसको हम पढ़ते हैं और जवाब निकालने का प्रयास करते हैं। 10 year old इज बीइंग ट्रीटेड फॉर अस्थमा। एक 10 साल का बच्चा है, उसको ट्रीट किया जा रहा है और वो है पेशेंट अस्थमा का। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग थियोडोर, बच्चों थियोडोर एक वर्ड आया है, इस ड्रग का नाम होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन एक दवाई होती है ड्रग, तो इसकी हम बात करें, इट इज ब्रोंकोडाइलेटर। क्या होता है बच्चों, यह एक
ब्रोंकोडाइलेटर होता है। द नर्स शुड चेक द, अब हम बात करें जब हम अस्थमा के बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं और उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं थियोफाइलिन, तो हमें इस दवाई देने से पहले या दवाई देने के बाद क्या चीज चेक करनी है मरीज के अंदर? यूरिनरी आउटपुट, ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग होते हैं जितने भी, वो क्या कराते हैं मरीज में? टैकीकार्डिया कराते हैं। क्या कराते हैं? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इज टर्म रेफर टू इंक्रीज पल्स रेट, पल्स रेट का बढ़ना, पल्स रेट आपके अचानक से बढ़ना। तो हमें जब भी ये दवाई उसको चल रही है मरीज को, तो हमेशा पल्स रेट आपको चेक करनी है। अगर मरीज में टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है तो हम किसी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, इन्फॉर्म डॉक्टर को हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि उसकी पल्स अधिक आ रही है तब, जब कब थियोफाइलिन ड्रग चल रहा हो। बाकी यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर से ये तो मॉनिटर करना ही है, पर मोस्ट प्रीफरली इस दवाई के साथ में हम जो मॉनिटर करते हैं वो क्या है? पल्स, क्योंकि थियोफाइलिन जो ड्रग होता है वो ब्रोंकोडाइलेटर दवाई है, ठीक है, और ये मरीज में टैकीकार्डिया कराती है, ठीक है। चलिए, ये और मेजर कॉम्प्लिकेशन ना बन जाए इसलिए हम इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे जब पल्स रेट अधिक हो रही हो तब। नेक्स्ट और शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? परीक्षा में ये पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल हल्के में ना लें। और एनकेलेक्स बेस्ड पैटर्न है, जो कि एम्स हमेशा ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। एन एल्डरली क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ ओवेरियन कैंसर, एक मरीज है, ठीक है, और उसको डायग्नोस हुआ है ओवेरियन कैंसर, कैंसर ऑफ ओवेरी। सी हैज सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरापी, उसकी सर्जरी हुई है, साथ में उसको कीमोथेरापी चल रही है। फ्लोरोयूरासिल दवाई है एक, जो कि कीमोथेरापी ड्रग है। फ्लोरोयूरासिल दवाई उसको चल रही है, वो भी कैसे लगा रहे हैं हम? आईवी लगा रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स डू, अब यहाँ को नर्स पर क्या करने की आवश्यकता है? इफ सी नोटिस क्रिस्टल एंड क्लाउडीनेस इन द आईवी मेडिकेशन, जो दवाई यहाँ पर चल रही है फ्लोरोयूरासिल, उसमें नर्स ने ऑब्जर्व किया कि इस दवाई में क्रिस्टल बन गए हैं और क्लाउडी हो गई, कैसे हो गए? क्लाउडी, आईवी मेडिकेशन। तब अब ये नर्स को क्या करने की आवश्यकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों, चारों में से अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट एक्शन हमसे पूछा गया है, डिस्कार्ड द सॉल्यूशन एंड ऑर्डर ए न्यू बैग। आप अब इस दवाई को डिस्कार्ड कर दीजिए और न्यू बैग को मंगा लीजिए। वार्म द सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में क्रिस्टल पड़ गए हैं, क्लाउडी हो गया है वो, उसको गर्म कीजिए। कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, इस दवाई को लगा दीजिए और आपकी जो पेशेंट की फाइल है उसमें इसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, इस दवाई को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, इन चारों में से जो राइट आंसर रहेगा वो, जब कभी भी दवाई में क्रिस्टल पड़ गए हैं और क्लाउडी अगर वो हो गई है तो उसको हमेशा आपको डिस्कार्ड करना है और न्यू ऑर्डर मंगा लेना है। दवाई ये वाली उसको नहीं लगाने है, क्योंकि ये दवाई उसकी खराब हो चुकी है। अभी मरीज में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे अगर हमने ये दवाई मरीज को लगाई तो हम क्या करेंगे? इस दवाई को डिस्कार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। वार्म कभी भी नहीं करते हैं। कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, एक खराब दवाई को मरीज को कभी नहीं लगाना है। और पहले से दवाई चल रही हो तो डिसकंटिन्यू अगर उसको करना है तो डॉक्टर की बगैर परमिशन के हम इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज द ए, इस दवाई को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि ये मरीज में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। चलिए बच्चों, अगले और शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आज की एक और शानदार क्लास का एक और बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हर एक प्रश्न को पढ़कर आप जवाब जरूर दें और अपने आंसर को निकालें, उसके बाद मिलान करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद मल्टीपल मायोलोमा, एक मरीज है इसको मल्टीपल मायोलोमा है। द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड साइक्लोफॉस्फेमाइड, एक दवाई है जो मल्टीपल मायोलोमा के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, उसका नाम है साइक्लोफॉस्फेमाइड। उसके ब्रांड नेम की हम बात करें तो साइटोक्सिन नाम होता है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट, जब ये दवा चल रही है उस दौरान हम क्लाइंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे? परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहिए मरीज को। चलिए बच्चों, तो एक टर्म आई है यहाँ पर मल्टीपल मायोलोमा, ये क्या होती है बच्चों? तो यहाँ पर हम बात करें, ये क्या है? कैंसर सेल, कैंसर सेल ऑफ प्लाज्मा, कैंसर सेल ऑफ प्लाज्मा, ये भी किस में देखने को मिलती है? बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में
कैंसर सेल्स ऑफ प्लाज्मा जो कि बोन मैरो में देखने को मिलती है। बच्चों अगर एक कंडीशन हो जाए तो मरीज में साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ये क्या कराता है, बोन पेन कराएगी। क्या कराएगी, मेनली जो मेन सिम्टम रहता है वो देखने को मिलता है मरीज में बोन पेन, और साथ में हड्डी कमजोर हो जाती है तो फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। तो साइन एंड सिम्टम में मोस्ट कंडीशन है जो कि मल्टीपल मायोलोमा के साथ में देखने को मिलती है। मल्टीपल मायोलोमा क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैंसर सेल ऑफ प्लाज्मा, ये बोन मैरो में देखने को मिलती है। चलिए तो यहाँ पर हम बात करें द डॉक्टर हैज साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एक दवा दे रखी है और इसको दवा देने के समय आपको किस चीज का ध्यान रखना है, वॉक अबाउट अ मील अ डे टू प्रिवेंट कैल्शियम लॉस। आपको रोजाना एक मील चलना है जिससे क्या हो, आपके शरीर में कैल्शियम का लॉस ना हो। इंक्रीज द फाइबर डाइट इन योर अब लाइफ, हम यहाँ पर बात करें फाइबर डाइट को इंक्रीज कीजिए आपके जीवन में। रिपोर्ट नोजिया टू द डॉक्टर इमीडिएटली, अगर आपको नोजिया जैसा सिम्टम आ रहा है तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। ड्रिंक एट लीस्ट 8 लार्ज ग्लासेस ऑफ द वाटर, बच्चों दिन में आपको एट लीस्ट कम से कम 8 लार्ज ग्लास, 8 बड़े ग्लास पानी पीना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बच्चों वो रहने वाला है डी। राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी। तो इसका मैं आपको कारण बता दूं, रहने वाला है जो साइटोक्सिन दवाई होती है बच्चों, ये क्या कराती है, हमारे पेशेंट के एक सिम्टम देखने को मिलता है, क्या रहता है वो, हेमरेजिक इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम सिस्टाइटिस भी बोल सकते हैं, सिस्टाइटिस, हेमरेजिक सिस्टाइटिस या हेमरेजिक इन्फ्लामेशन इन द यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी दवा की वजह से, साइटोक्सिन दवाई की वजह से। अब यहाँ पर हम बात करें तो इस दवाई जब चल रही होती है तो इसमें साइन एंड सिम्टम मरीज में देखने को मिलते हैं। वो साइन एंड सिम्टम क्या है बच्चों, एक तो देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया, मतलब जब भी आप यूरिन करने जाएंगे तो उस दौरान आपको ब्लड देखने को मिलेगा। डाइसूरिया, क्या देखने को मिलता है बच्चों, डाइसूरिया, जब भी आप यूरिन करेंगे, यूरिन पास करेंगे उस दौरान आपको बर्निंग मिक्सचुरेशन साथ में देखने को मिलेंगे और आपके क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। तो इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए आपको, मरीज को हम बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, जिससे क्या हो, हेमरेजिक फॉर्मेशन ना हो, हेमेचूरिया ना हो, डाइसूरिया ना हो, क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, यूरिन अच्छे फॉर्म में बनेगा तो ज्यादा यूरिन आएगी और ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। इसलिए उस दौरान जब ये दवाई मरीज को चल रही होती है तो उससे कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। चलिए अगले और शानदार प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अ क्लाइंट इज टेकिंग राइफाम्पिसिन, एक दवाई चल रही है राइफाम्पिसिन, उसका डोज है 600 mg पर ओरली डेली, दिन में आपको ओरली लेना है टू ट्रीट हिज ट्यूबरकुलोसिस। ये दवा है बच्चों राइफाम्पिसिन, जिसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग द मेडिकेशन, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो बताता है कि नर्स को प्रॉपर इस ड्रग की जानकारी है। टेलिंग द क्लाइंट दैट मेडिकेशन विल नीड टू बी टेकन विद जूस, नर्स ने बोला मरीज से कि भैया जो आप दवाई ले रहे हो उसको हमेशा किसके साथ लेना है, आपको जूस के साथ में लेना है। टेलिंग द क्लाइंट दैट मेडिकेशन विल चेंज द कलर ऑफ द यूरिन, बच्चों जो दवा नर्स ने बोला कि जो दवा मरीज को हम दे रहे हैं वो आपके यूरिन, कलर ऑफ द यूरिन के कलर को चेंज कराती है। टेलिंग द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन बिफोर गोइंग टू द बेड नाइट, जब आप सो रहे हैं या सोते समय आपको ये दवा लेनी है। टेलिंग द क्लाइंट टू टेक द मेडिकेशन ऑफ नाइट स्वेट अकर, टेलिंग द क्लाइंट टेक द मेडिकेशन, दवाई जब ले जब आपको रात में पसीना आए तब। तो जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है बी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बी ऑप्शन क्यों है और बाकी के अदर क्यों नहीं है, ये तीनों तो निरर्थक बातें हैं, बाकी राइट आंसर इज द बी। इसका कारण क्या है, जब राइफाम्पिसिन दवा मरीज को चलती है, ट्यूबरकुलोसिस वाले मरीज को, तो उसका जो राइफाम्पिसिन दवाई का साइड इफेक्ट है बच्चे में, इनमें पेशेंट में देखने को मिलता है रेड कलर यूरिन, ठीक है, रेड कलर यूरिन, वो भी कैसा रहेगा, ऑरेंज रेड, कैसा रहेगा, ऑरेंज रेड कलर यूरिन पेशेंट की यूरिन का कलर देखने को मिलेगा, जो मेनली रहता है। आप इसको राइफाम्पिसिन से याद रखना, आर से आर
राइफाम्पिसिन रेड, ऑरेंज रेड कलर यूरिन मरीज में देखने को मिलता है, जो कि जनरल प्रोसेस है, तो राइट आंसर इज द बी, हम उसको बता देंगे। और नर्स को इस चीज की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, मरीज को बता दीजिए, क्योंकि बाद में वो आपके पास आएगा और कहेगा कि एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, तो उससे पहले ही बता दीजिए कि जनरली कॉम्प्लिकेशन है जो उसको देखने को मिलता है। चलिए अगला और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न इज द क्लाइंट इज टेकिंग प्रेडनिसोन 7.5 mg पर ओरली ईच मॉर्निंग। बच्चों एक पेशेंट है जिसको प्रेडनिसोन, ये क्या होता है बच्चों, स्टेरॉइड दवाई है। क्या है, स्टेरॉइड, ठीक है। 7.5 mg पर ओरली ईच मॉर्निंग टू ट्रीट सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्थमेटस। बच्चों एक नाम आया है जिसका नाम है SLE, इसके बारे में अपन अभी जानते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर टेकिंग द प्रोसीजर इन द मॉर्निंग। प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप इस प्रेडनिसोन को सुबह ही लीजिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रीजन। अब ये पूछा गया है कि इसको सुबह ही क्यों लेना है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और ये दवा किसके लिए उपयोग में ले रहे हैं हम, SLE ल्यूपस अर्थमेटस। होती क्या है बच्चों, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो भी क्रोनिक। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रोनिक, इसमें हमारे शरीर की जो सेल होती हैं वो उल्टा हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करने लगती हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम को उल्टा डैमेज करने लगती हैं। ये हर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की खासियत होती है, ठीक है। इसके प्रिवेंशन के लिए आपने स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, प्रेडनिसोन 7.5 mg पर ओरली, और उसको सुबह देना है। तो सुबह ही देने का कारण क्या है, ये यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। चलिए जानते हैं। देयर इज ए लेस चांस ऑफ फॉरगेटिंग द मेडिकेशन इफ इट टेकन इन द मॉर्निंग। अगर इस दवा को आप सुबह लेंगे तो आप भूलेंगे कम, कि ये दवा लेना आप नहीं भूलोगे, रोजाना सुबह लीजिए और इसका इफेक्ट देखिए। देयर विल बी लेस फ्लूइड रिटेंशन इन द टेकन इन द मॉर्निंग। अगर आपने इसको सुबह लिया तो आपकी बॉडी में लेस फ्लूइड रिटेंशन होगा। प्रेडनिसोन इज एब्जॉर्बेंट बेस्ट विद ब्रेकफास्ट। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ में अगर आपने ये दवाई ली तो इसका एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छे से होगा। मॉर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन मिमिक्स द बॉडी नेचुरल सिक्रेशन ऑफ डाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो बच्चों जो राइट आंसर रहेगा आपका डी। जो हम जनरली साइंटिफिक फेनोमेना की बात करें तो सुबह के समय क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे एक मिमिक्स है, नेचुरल सिक्रेशन होता है किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ऑल्सो स्टेरॉइड, इसके साथ में आप प्रेडनिसोन को दीजिए, इससे क्या होगा, ड्रग का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा इसके साथ में। और हमें ये दवाई सुबह देनी चाहिए क्योंकि इसका बेस्ट रीजन है क्या है कि सुबह के टाइम पर और नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेट होता है, तो आपको ये दवा हमेशा सुबह के टाइम पर लेनी चाहिए। बाकी के तीनों कोई निरर्थक आंसर है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला और शानदार प्रश्न आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20-year-old फीमेल हैज प्रिस्क्रिप्शन फॉर टेट्रासाइक्लिन। उसको एक दवा लिखी गई है टेट्रासाइक्लिन। बच्चों क्या होती है, एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। व्हाइल टीचिंग द क्लाइंट हाउ टू टेक हर मेडिकेशन, इस दवाई को कैसे लेना है। नर्स लर्न दैट क्लाइंट इज ऑल्सो टेकिंग ऑर्थोनोवम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बच्चों ऑर्थोनोवम एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग हम गर्भ निरोधक साधन के रूप में करते हैं। ये एक पिल्स है जो कि इसके साथ में वो ले रही है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। अब आपको इन दोनों दवा के संबंध में आपको क्या कॉन्सेप्ट है या कौन सा गाइड आपको करना है जो पेशेंट को समझ में आ जाए, उसका रीजन क्या है। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। नर्स ये इन्फॉर्म कर रही है उसको कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दवा लेंगे तो ये क्या करेगी, इफेक्टिवनेस को कम कर देगी, किसकी, एंटीबायोटिक की। जो एंटीबायोटिक मरीज को चल रही टेट्रासाइक्लिन, अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई के साथ में टेट्रासाइक्लिन खाई तो टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को कम कर देगी। क्या बात ये सही है। नोजिया ऑफन रिजल्ट फ्रॉम टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटीबायोटिक। नोजिया उस मरीज में देखने को मिलेगा अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और एंटीबायोटिक साथ में ली तो। टॉक्सिसिटी कैन रिजल्ट व्हेन टेकिंग दीज टू मेडिकेशन टुगेदर। अगर आपने दोनों दवा साथ में ली तो आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सो द क्लाइंट शुड यूज अल्टरनेट मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। बच्चों अगर आपने एंटीबायोटिक ली साथ में तो ये इफेक्टिवनेस कम कर देगी किसकी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। सो क्लाइंट से हम बोलेंगे कि आप इसको अल्टरनेट मेथड में यूज में लीजिए। इसको काट दीजिए।
चलिए, तो जो राइट आंसर रहेगा बच्चों आपका रहेगा वो डी। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अदर क्यों नहीं है, देख लीजिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये इफेक्टिवनेस ऑफ डिक्रीज, कभी भी एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इज ये आंसर गलत है। नोजिया ऑफन रिजल्ट, दोनों को साथ में लेने से कभी भी नोजिया नहीं होता है, टॉक्सिसिटी कभी नहीं होती है। जो राइट आंसर जो है, मेन कंसेप्ट जो है, अगर एंटीबायोटिक आपने ली, साथ में अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली, तो जो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की इफेक्टिवनेस को कम कर देगा। तो हमें उस मरीज से कहना है कि जो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ले रहे हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उसे अल्टरनेट मेथड के रूप में यूज लीजिए। तो राइट आंसर इज द डी। तो चलिए बच्चों, आज की शानदार क्लास का आखिरी प्रश्न था और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।